चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आप सभी का मेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम और आप जो उपस्थित हुए हैं और आज से हम लगातार आपके सामने कैसे होंगे, उपस्थित होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप भी लगातार जो है वो कंटिन्यू क्लास लेंगे, है ना? ऐसा। चलिए, तो जो मैं जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम मनीष मिश्रा है और मैं जो आपके सिलेबस में हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं, उनको मेरे द्वारा कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों? आप जानते हैं कि आपने सिलेबस निश्चित रूप से देखा ही होगा अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, दोनों में से कोई भी हो, हिस्ट्री का एक पर्याप्त वेटेज जो है वो हमें उसमें दिखाई दे जाता है। अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का हुआ है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है वो पर्याप्त मात्रा में थे। इसके पहले भी जो प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि हिस्ट्री के प्रश्न जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं, है ना? और एक ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। कभी-कभी इनकी जो नंबर्स हैं, इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा भी हो जाती है और कभी-कभी जो है इनकी संख्या जो है वो कैसे है, कम भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों? चलिए, तो आप लोगों में से कुछ लोग जो है मैसेज कर रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं सभी लोगों के लिए तो यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? लेकिन हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गुड मॉर्निंग करण, गुड मॉर्निंग। चलिए तो जैसे कि हमने बात की है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन एवरेज अगर हम मान के चलें कि लगभग 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री से हमें दिखते हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वेटेज है। पेपर फर्स्ट में ही अगर हम देखेंगे तो पेपर फर्स्ट में लगभग 150 मार्क्स जो हैं वो आपके सिर्फ हिस्ट्री से हैं। यानी कि आपके सिलेक्शन में हिस्ट्री जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा। अगर आप एमपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिस्ट्री आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी वहां पर आपको हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि वहां पर भी लगातार इसके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों? और मैं आपको ये बात यहां पर कंफर्म कर देना चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, साथ ही आपसे भी मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो मैं आपको पढ़ाऊं वो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से और गंभीरता से पढ़ेंगे, सीरियस तरीके से उसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? साथ ही साथ जो मैं आपको कंटेंट यहां पर उपलब्ध करवाऊंगा, जो भी मैं आपके द्वारा पढ़ाऊंगा, उसमें अगर आप वो कर लेते हैं, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं, उसके उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, थ्योरी कवर कर लेते हैं, तो मैं आपको इस चीज का विश्वास दिलाता हूं, आप यकीन मानिए कि आप 99% क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करके आ सकते हैं। ठीक है? तो ये मेरा आप लोगों से वादा रहा। बस आपको इतना वादा करना होगा कि जो मेरे द्वारा कंप्लीट करवाया जाएगा वो आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आप ये वादा मुझसे करते हैं तो आप यकीन मानिए आप सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों? इनकेस मैंने 99% क्वेश्चंस इसलिए कहे हैं क्योंकि 1% हो सकता है क्वेश्चंस जो हैं वो आगे पीछे हो जाएं। मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता हूं। हाँ, 1% का अपन मार्जिन लेके चलते हैं, लेकिन 1% क्वेश्चंस वो रहेंगे, आप यकीन माने कि अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे तो ये मान के चलें किसी से नहीं बनेंगे। ठीक है दोस्तों? और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में, इसी विश्वास के साथ में हम और आप एक दूसरे से जुड़े हैं और लगातार आगे बढ़ेंगे। ठीक? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? हिस्ट्री है। हिस्ट्री सब्जेक्ट से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, इतिहास को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं। हम देखते हैं कि मैं चूंकि काफी समय से पढ़ा रहा हूं और मेरे सामने जो बच्चे आ रहे हैं, बच्चों का थोड़ी सी एक दिक्कत रहती है, एक समस्या रहती है और वो ये है, उनका मानना रहता है कि सर पहली बात तो ये कि हम इतिहास को पढ़ क्यों रहे हैं? क्या जरूरी है कि इतिहास को हमें पढ़ना आवश्यक है? हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। दूसरी बात ये कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में कई चीजें ऐसी हैं, हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें याद करने में और याद करने के बाद उसको एग्जाम तक ले जाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर हम बात करें डेट्स, तो हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी डेट्स हैं, बेसिकली अगर हम देखा जाए तो जो आप जिस डेट पे जाते हैं वो तो आपको याद रहती ही होगी।
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिस्ट्री की जो डेट्स हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, है ना? ऐसा। तो कहते हैं कि इतनी सारी डेट्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में हम बात करें, मिडाइवल हिस्ट्री में बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें, तो हमें बहुत सारी डेट्स याद करनी होती हैं। और ईयर तो हमें याद करना ही होता है, साथ ही साथ अगर हम बात करें, हमें कभी-कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि उसमें मंथ और मंथ में कोई डेट भी पूछ ली जाती है। ठीक है दोस्तों? तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसको याद कैसे करना है, इसको कनेक्ट कैसे करना है और एग्जाम तक कैसे लेके जाना है, आज से आप लोग उसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे आपको उस डेट को याद करना है और कैसे उसे एग्जाम तक लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा। दूसरा, हिस्ट्री जो है अपने आप में एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, जिसमें अगर हम बात करें कि एंशिएंट से लेके और अगर मॉडर्न तक के पार्ट को हम देखें, तो 3 पार्ट जैसा कि हम डिवाइड करते हैं, वो हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं, वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है और इसको एग्जाम के टाइम तक बहुत कम शब्दों में, बहुत कम पेजेस में इकट्ठा करना, साथ ही एग्जाम के समय पर इसका रिवीजन कैसे करना है और एग्जाम तक आपको इसको कैसे लेके जाना है, ये अपने आप में एक चैलेंजेबल काम होता है। ठीक है, लेकिन इसको कैसे करना है, कैसे समझना है और एग्जाम तक कैसे लेके आना है, साथ ही साथ हमें वहां पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और अच्छा रिजल्ट कैसे लेके आना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मेरी होगी। आपको सिर्फ क्या करना है, जितना मैं यहां पे बता रहा हूं उतना सिर्फ आपको कवर करना है, पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके मैं कोशिश करूंगा कि इतिहास जैसे विषय को एक जीवंत विषय के रूप में आप लोगों को पढ़ा सकूं। ठीक है, बिल्कुल भी हमें यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री को हम एक कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे। किसके फॉर्म में? कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे। मैं आपको यहां पर बिल्कुल कहानी सुनाऊंगा और आपको आराम से बैठ के कहानी सुनना है। ठीक है, और यकीन मानिए आपको कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा। ठीक, बस आप लोग ध्यान से कहानी सुनिएगा। साथ ही साथ इसमें बीच में जो फैक्चुअल डेटा होगा, जो तथ्यात्मक इंफॉर्मेशन होगी, वो मैं आप लोगों को पहुंचाऊंगा। ठीक है, आपको मेरे द्वारा जो भी क्लासेस ली जाएंगी उसकी पीडीएफ तो आपको उपलब्ध हो ही जाएगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक और उम्मीद करता हूं कि जब भी आप लोग क्लास लेने बैठे तो आप पेन और कॉपी अपने साथ में रखें। ठीक है, आपको पीडीएफ यहां से मिलेंगे, प्रिंटेड चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपके हाथ में पेन रहेगा और आप कॉपी पे अपना पेन जो है वो चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन जो है वो कैसा होगा? बहुत अच्छे से बन सकेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो आज हम सब्जेक्ट की बेसिक चीजें पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या, कौन कौन सी चीजें हैं, कैसी चीजें हम सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, टॉपिक इसमें कौन कौन से हैं, कितना हमें इसमें समय लगेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपके सिलेबस में हिस्ट्री का जो पार्ट है वो सिर्फ इंडियन हिस्ट्री है। कौन सा है? इंडियन हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हमें नहीं पढ़ना है और ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वैसे भी अगर हम बात करें तो हिस्ट्री का एक बड़ा सिलेबस हो जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री हालांकि पहले था आपके सिलेबस में, लेकिन 2020 का जो न्यू सिलेबस आया है उसको यहां से क्या किया गया है? अलग कर दिया गया है। अभी कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि जो अभी 2022 का 24 का जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में भी एक जगह ऐसे सिलेबस को मेंशन करके किया है, लेकिन आयोग ने उस पर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। उस पर उन्होंने अपना जो है बात क्लियर कर दी है कि आगे सिलेबस अभी फिलहाल कोई भी चेंजेस नहीं होंगे उसमें। तो जो 2020 के बाद सिलेबस है, उसी 2020 के बाद के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करना है? हमें प्रिपरेशन करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वो जो वहां पर पॉइंट लिखा हुआ है उसको हमें उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक दोस्तों, ऐसा। चलिए, तो अगर हम देखते हैं इंडियन हिस्ट्री को, ठीक, इंडियन हिस्ट्री को, तो देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो इतिहास या हिस्ट्री जो है, सॉरी, हमें क्या देखना है? इतिहास या हिस्ट्री। बेसिकली आपके एग्जाम में कभी भी इतिहास की ऐसी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन चूंकि आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएससी के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोटे शब्दों में कि आखिरकार हम इतिहास की डेफिनेशन क्या है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो इतिहास को हम सबसे पहले प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहां पर क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा। तो देखिए
जब भी आप किसी चीज को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, किसी इमारत को देखते हैं, किसी मंदिर को देखते हैं, अपने ग्रंथों को देखते हैं, ठीक है, या जब भी आप किसी ऐसी कोई पुरानी चीज को देखते हैं, तो आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कैसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं? आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि ये कब से निर्मित है, किसने इसको बनाया है, क्यों बनाया होगा, ये क्या है, कैसे बनाया होगा, कब बनाया होगा। कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ जो सभ्यता में आज हम जी रहे हैं, क्या ये सभ्यता शुरू से ही वैसी थी, या इसमें तब से लेके और अब तक कुछ डेवलपमेंट हुआ है? ठीक है, क्या हम पहले भी ऐसे ही काम कर रहे थे जैसे आज काम कर रहे हैं? क्या हमारे पास ये जो वस्तुएं आज हम उपयोग कर रहे हैं, क्या यही वस्तुएं पहले भी थी? ठीक है, या हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, हमारे पहनावा ओढ़ावा में, हमारे राजनीतिक प्रबंधन में, हमारे जो आर्थिक प्रबंधन है उन आर्थिक प्रबंधनों में, या जो व्यवस्थाएं हम वर्तमान में देख रहे हैं, इन व्यवस्थाओं में चाहे आपकी सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी प्रकार की व्यवस्थाएं हो, क्या पहले भी इसी प्रकार से थी और जो आज हमें दिखाई दे रही हैं, या इनमें कुछ चेंजेस है? मानव की उत्पत्ति के समय हम कैसे थे, उस समय हमारे पास कौन कौन सी चीजें उपलब्ध थी, और तब से लेके आज तक हमने किस क्रम में विकास किया है? ठीक है, क्या ये क्रम रेखीय है या चक्रीय है? ये तमाम प्रश्न जो हैं वो आपके मन में उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जब आप ढूंढते हैं, इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों की जब आप खोज करते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको जिस विषय के अंतर्गत मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास ही आपको बताता है कि मानव की उत्पत्ति के समय कौन कौन सी चीजें हुआ करती थी, फिर कौन कौन सी घटनाएं वहां पर घटित हुई, कैसे हमारा सामाजिक जीवन परिवर्तित हुआ, कैसे हमारा राजनीतिक जीवन परिवर्तित हुआ, आर्थिक जीवन परिवर्तित हुआ, ठीक है, हम कितने क्षेत्र तक सीमित हुआ करते थे, ठीक है, सभ्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे परिवर्तित हुए, उपयोग में लाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनको हमने कैसे आगे बढ़ाया। ये तमाम चीजें जो हैं वो हमें जिस विषय के अध्ययन से प्राप्त होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, इतिहास को हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है कि ये पता चले कि अतीत में हम किस क्रम में काम कर रहे थे, और तब से लेके अब तक हमने कौन कौन से चैलेंजेस जो है हमारे सामने आए हैं। साथ ही अतीत में, भूतकाल में हमारे सामने ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं जिन घटनाओं से इस समाज में रहने वाले व्यक्तियों को, मानव को नुकसान हुआ है। क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। और आगे हम उन घटनाओं से कैसे सतर्क रहें, ठीक है, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं, उन परिस्थितियों से हम कैसे लड़ें कि आगे आने वाली स्थितियों में जो गलतियां हमने पहले की थी वो गलतियां हम आगे आके ना दोहराएं या उसकी पुनरावृत्ति ना करें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में, अमेरिका के द्वारा एटम बम का यूज किया गया था। ठीक, किसका? परमाणु बम का उपयोग, सॉरी, अणु बम का उपयोग किया गया था। कहां पर? जापान पर। ठीक है, कहां पर? जापान में अणु बम का उपयोग किया गया था। तो एक छोटा सा अणु बम था, लिटिल मैन और फैट बॉय जो है, जो कि आपका हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराया गया था। जो कौन सा था? अणु बम था। और उसको गिराने के बाद उसके दुष्परिणाम जो हैं वो आज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। हमें पता चला है कि उसको गिराने के बाद, जब वो वहां पर बम गिराया गया, जिसके बाद वहां पर जो एनवायरमेंट चेंज हुए, उस एनवायरमेंट के चेंज होने के बाद वहां पर मानव जाति को कितना नुकसान हुआ, वो दुष्परिणाम हम आज भी देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, और यही कारण था कि विश्व ये समझ गया, लोग ये समझ गए कि अगर इस प्रकार की शक्ति का उपयोग, अगर इस प्रकार के विध्वंसक हथियारों का उपयोग भविष्य में किया जाता है, तो आगे आने वाले समय में ये जो सृष्टि आपको दिखाई दे रही है, ये जो पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, इसका अस्तित्व में रह पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो हमने अणुबम, जो अमेरिका ने वहां पर अणुबम का उपयोग किया था, वो बहुत छोटी मात्रा में थे। कैसे थे? बहुत छोटे हुआ करते थे। आज उससे कई गुना अणुबम, क्या अगर हम बात करते हैं, वो तो एटम बम थे। अगर हम बात करें ये कौन से थे? परमाणु बम जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में तो आप हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। तो ये जो अगर वर्तमान में उपयोग किए जाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में पृथ्वी का जो अस्तित्व है ये संभव हो ही ना सके। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि अतीत की घटनाओं से हमने क्या सीखा? आगे सीखा है ना। और यही कारण है
कि हम किसका अध्ययन करते हैं, हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, हम उसका अध्ययन करते हैं। ठीक दोस्तों, मोटे शब्दों में अगर इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम कहते हैं इति, ह और आस। क्या कहते हैं, इति, ह और आस, 3 शब्दों से मिलकर बना है शाब्दिक रूप से, और इसका अर्थ है शाब्दिक रूप से कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। ठीक है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है कि ऐसी घटना जो अतीत में निश्चित रूप से घटी है, यानी 100% है कि वो घटना ऐसी घटी है। देखिए, ये भी हम जानते हैं कि अगर घटना घटी ही नहीं होगी तो हम इतिहास में पढ़ेंगे कैसे, समझ रहे हो ना। तो इतिहास में हम उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो घटनाएं अतीत में घटित हुई हैं, जो घटनाएं पहले कैसी हैं, घटित हुई हैं, और उन्हीं घटनाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, इतिहास के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और ऐसी घटनाओं का क्रमिक अध्ययन, कैसा अध्ययन, एक क्रमिक अध्ययन, ठीक है, क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मोटे शब्दों में आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब प्रश्न यहां पर ये उत्पन्न होता है कि इतिहास जो है चलिए, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो हम उसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें क्या पढ़ना है, भारतीय इतिहास को पढ़ना है। क्या देखना है हमें, भारतीय इतिहास, या जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन हिस्ट्री जो है उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास को जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है कि इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में यहां पर किया गया है। ठीक है, भारतीय इतिहास को हमने कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया है। वो कौन कौन सा है, जिसको हम एक को कहते हैं प्राचीन, या जिसको हम कहते हैं एंशिएंट। ठीक, दूसरा है आपका मध्यकालीन, मध्यकालीन, या जिसको हम क्या कहते हैं, मिडाइवल, और तीसरा है आपका आधुनिक, आधुनिक, या जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न, ऐसा करके। तो हमने इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया है, 3 भागों में किया है। अब प्रश्न हमारा यहां पर यह उत्पन्न होता है कि हमने इतिहास का विभाजन इन 3 भागों में क्यों किया है। ठीक, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हमने अध्ययन की सुविधा से इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब हम अन्य कुछ किताबें उठा के देखते हैं, एनसीईआरटी वगैरह उठा के देखते हैं, तो हमें उसमें ये पता चला है कि इतिहास के विभाजन करने का ये आधार जो है वो अध्ययन की सुविधा से नहीं, बल्कि केंद्रीय सत्ता में जो धर्म स्थापित हुआ है, यानी केंद्रीय सत्ता जिस धर्म की रही है, उस धर्म के वर्चस्व के आधार पर हमने इतिहास का विभाजन कितने भागों में कर दिया है, 3 भागों में किया है। कौन कौन से 3 भाग हैं, तो एक प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आप देखेंगे, ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि हम विषय की शुरुआत कर रहे हैं और आप के एग्जाम में विषय का बड़ा महत्व है, आप पीएससी के विद्यार्थी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, 2 मिनट का काम है। चलिए, तो प्राचीन भारतीय इतिहास, जैसे कि अगर हम बात करें तो हम देखेंगे, चलिए, गुड मॉर्निंग हर्ष, ऐसा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास हम देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास की सत्ता में जो धर्म रहा, यानी केंद्रीय सत्ता जिस धर्म की रही है, वो कौन सा धर्म था, वो हिंदू धर्म था, या जिसको हम सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। हिंदू या सनातन धर्म की सत्ता जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के केंद्र में रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो हमें कुछ शासक ऐसे दिखाई देते हैं जो जैन और बौद्ध धर्म के भी अनुयायी थे। कौन कौन से, जैन या बौद्ध धर्म भी के भी अनुयायी हुआ करते थे। लेकिन जैन या बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स थे, कहीं ना कहीं जैन या बौद्ध धर्म जो है वो कहां से निकला है, कहां से आया है, तो हिंदू धर्म से ही आया है।
ऐसा करके। और यही कारण है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री जो है, उसमें जो केंद्रीय सत्ता रही वो कौन से धर्म की रही है, वो हम हिंदू या सनातन धर्म के आधार पर उसको मानते हैं। देखिए, मैं बात किसकी कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मैं केंद्रीय सत्ता की बात कर रहा हूं, मैं क्षेत्रीय शासकों की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास में हम देखेंगे केंद्रीय सत्ता जिस धर्म की रही है, कौन से धर्म की रही है, हिंदू धर्म या सनातन धर्म के रूप में हम जिसको मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास या मिडाइवल हिस्ट्री जो है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम देखेंगे कि केंद्रीय सत्ता कौन से धर्म की रही है, तो यहाँ पर इस्लाम धर्म जो है वो हमें दिखाई दे जाता है। ठीक है, हम देखेंगे भारत पर इस्लाम का आक्रमण होता है और इस्लाम के आक्रमण होने के बाद ही भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसके बाद मुगल वंश की हुई और ये आगे जाके लंबे समय तक चला। ठीक है, आधुनिक भारत तक जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भारत में केंद्रीय सत्ता कौन से धर्म की रही है, किसकी रही है, जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म की हमें यहाँ पर केंद्रीय सत्ता दिखाई दे जाती है। हालांकि मैंने पहले ही बताया, क्षेत्रीय सत्ताओं में हमें अन्य धर्म दिखाई दे जाते हैं। हिंदू धर्म जैसे दक्षिण भारत में अगर हम बात करेंगे तो वहां आपको जो है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इसके अनुयायी आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत के क्षेत्र में हम देखेंगे, पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्र में देखेंगे तो वहां पे भी हमें जो है सनातन धर्म या फिर अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुयायी दिखाई दे जाएंगे। उत्तर में अगर हम बात करें तो कश्मीर के आसपास वाले क्षेत्रों में भी हमें शैव धर्म की प्रधानता दिखाई दे जाएगी। लेकिन केंद्रीय सत्ता जो है वो किसकी रही, यहाँ पर इस्लाम धर्म की रही है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम मॉडर्न की बात करें, आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करें, तो आधुनिक भारतीय इतिहास में आप देखेंगे कि आधुनिक काल में हम किसका शासन, किसका इतिहास पढ़ते हैं, तो भारतीय इतिहास में हम ब्रिटिश के द्वारा, साथ ही यूरोपीय कंपनियों ने जो भारत में आगमन हुआ, यूरोपीय कंपनियों ने भारत में व्यापार की जो परिस्थितियां निर्मित की। ठीक है, व्यापार के बाद जैसे भारतीय क्षेत्र पर अपना जो है शासन स्थापित किया, तो केंद्रीय सत्ता कौन से धर्म की रही, तो यहाँ पर हमें क्रिश्चियन धर्म की केंद्रीय सत्ता दिखाई दे जाती है। ठीक है, ऐसा करके, क्योंकि सत्ता का जो अधिकांश क्षेत्र है, जो पावर है, वो किसके पास में थी, ब्रिटिश सरकार के पास हुआ करती थी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। और आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में की जो केंद्रीय सत्ता थी वो किसकी थी, क्रिश्चियन धर्म की हुआ करती थी। और केंद्रीय सत्ता में इसी धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हमने इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया है। कौन सा है, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है दोस्तों, ऐसा उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, पढ़ने के लिए हम इसकी शुरुआत करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन भारतीय इतिहास से शुरुआत करेंगे। और प्राचीन भारतीय इतिहास को पहले पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे और फिर किसको हम पढ़ेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास को। यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, हम इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा। तो सबसे पहले हम किसकी शुरुआत करते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास या जिसको हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक। चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक है, तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास को लिखा कैसे जाता है, इतिहास को क्यों आज हम मतलब जो आज हम पढ़ रहे हैं इसको लिखा कैसे गया होगा। हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, चाहे आपका वो इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री हो या अगर हम वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जिसका अध्ययन हम आज कर रहे हैं, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, ये घटनाएं आज तो घटित हुई नहीं है, ये तो बहुत पहले घटित हुई थी, हजारों वर्ष पहले कैसी हैं जो घटित हुई थी, ऐसा करके। दूसरा, ऐसी कौन सी चीजें उस समय उपलब्ध थी जो उस समय की चीजें आज तक उपलब्ध हैं, और उनके आधार पर हमने क्या किया है, हिस्ट्री को जो है वो लिखा है, इतिहास का लेखन किया है ना, ऐसा करके। तो अगर हम बात करें इतिहास के लेखन में, कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो उस समय थे और वो आज भी उपस्थित हैं, और इतिहासकारों ने उसका अध्ययन किया। ठीक है, सीक्वेंस से, क्रमिक रूप से उसका अध्ययन किया। और जब क्रमिक रूप से उनका अध्ययन किया तो कहीं ना कहीं उसमें एक लिंक देखी गई। क्या देखी गई, एक लिंक देखी गई, जो भी हमें एविडेंस मिले। और उस लिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन एविडेंस को हमने एक एक करके जमाया, एक एक करके सजोया, और उसी के आधार पर हमने क्या किया, इतिहास का लेखन किया। ठीक, ऐसा करके प्राचीन भारतीय इतिहास, जो कि अगर हम बात करें, हमें बहुत लंबे समय से देखने को, प्राचीन भारतीय इतिहास को आज हम हजारों वर्ष पहले से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं,
मतलब हजारों वर्ष पहले जो है वो घटित हुई घटनाएं थी, ठीक है। आज जो आपके सामने चीजें उपलब्ध हैं, आपके पास डिजिटल फॉर्म में सारी चीजें उपलब्ध हैं, जो आप एक छोटे से पेन ड्राइव में बहुत सारा डेटा जो है उसको आप संरक्षित करके रख सकते हैं। लेकिन उस समय जो है इस प्रकार की कोई भी जो है तकनीकी जो है वो उपलब्ध नहीं थी। लेकिन फिर भी हमारे इतिहासकारों के द्वारा उस समय के जो एविडेंस मिले हैं, उन एविडेंस, उन साक्ष्यों के आधार पर उनको क्रमिक तरीके से व्यवस्थित किया, वैज्ञानिक तरीके से उसकी खोज की और वैज्ञानिक तरीके से खोज करने के पश्चात आधुनिक विचारकों ने, चिंतकों ने उस पर क्या किया, चिंतन किया और फिर आपके सामने क्या किया, इतिहास का लेखन का काम स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, ऐसा। तो प्राचीन भारतीय हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या पढ़ेंगे, स्रोत कि आखिरकार ये इतिहास के जो लेखन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन के स्रोत, ये लेखन के जो स्रोत हैं ये कौन कौन से हैं, ठीक है, किस आधार पर जो है वो आपके जो है ये सोर्स, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास जो है वो किन स्रोतों के आधार पर लिखा गया है। तो देखिए, इतिहास के लेखन में दो प्रकार के स्रोत होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के स्रोत होते हैं। कौन कौन से स्रोत होते हैं, कोई भी इतिहास जब लिखा जाता है, ठीक है, तो वो दो प्रकार के उसमें स्रोत होते हैं। हम उसको समझते हैं एक एक करके। कौन, सबसे पहले जिसको हम कहते हैं पुरातात्विक, कौन से होते हैं, पुरातात्विक। और दूसरे जिनको हम कहते हैं साहित्यिक, पुरातात्विक और दूसरे कौन से होते हैं, साहित्यिक। ठीक, ऐसे करके पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, खुदाई से प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं, बिल्डिंग्स हैं, सिक्के हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पत्थरों पे लिखे गए लेख हैं, ठीक है, स्तंभ यानी जो पिलर्स हैं, पिलर्स पे लिखे गए लेख हैं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमें खुदाई से मिली हैं, ठीक है। मिट्टी के बर्तन हैं, धातुओं के बनाए गए औजार और उनसे निर्मित की जाने वाली वस्तुएं हैं, कृषि के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, युद्ध में जो सामग्री उपयोग की जाती है वो है। इसके अलावा अगर हम बात करें आम जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वो वस्तुएं हैं, और ऐसी तमाम चीजें जो हमें खुदाई से प्राप्त होती हैं, उन खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य की श्रेणी में रखा जाता है, पुरातात्विक एविडेंस जो है वो कहे जाते हैं। दूसरा, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो देखिए साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम उन स्रोतों को रखते हैं, उन सोर्सेस को रखते हैं जो हमें लिखे हुए प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं, लिखे हुए प्राप्त होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनको तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, तीन भागों में हम बांट सकते हैं। एक जिसको हम कहते हैं यहाँ पर अभिलेख, क्या कहते हैं, अभिलेख कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा जिसको हम कहते हैं यहाँ पर सिक्के, क्या कहते हैं, सिक्के। और तीसरा जिसको हम कहते हैं यहाँ पर स्मारक, क्या कहते हैं, स्मारक। इसी प्रकार से साहित्यिक स्रोत जो है इसको भी हम दो पार्ट, दो तरीके से देख सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से देख सकते हैं। एक जिसको हम कहते हैं देसी साहित्य, क्या कहते हैं, देसी साहित्य। और दूसरा जिसको हम कहते हैं विदेशी साहित्य, ठीक है, क्या कहते हैं, विदेशी साहित्य, ऐसा करके। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको समझते हैं कि क्या है। इतिहास के लेखन में जो हिस्ट्री को लिखा जाता है, उस लेखन में सबसे जो विश्वसनीय साक्ष्य होते हैं, वो विश्वसनीय साक्ष्य कौन से होते हैं, पुरातात्विक होते हैं। साहित्यिक भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो विश्वसनीय साक्ष्य हैं वो कौन से होते हैं, वो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। क्यों पुरातात्विक साक्ष्य सबसे विश्वसनीय होते हैं, तो देखिए होता क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य एक तो हमें कहां से मिलते हैं, खुदाई से मिलते हैं। यानी ये वही चीजें होती हैं जो व्यक्तियों के द्वारा उपयोग में लाई जा रही होती हैं। तो एक तो प्रश्न ये है, एक तो बात ये है कि कहां से मिली है, हमें डायरेक्ट उन्हीं चीजों से हमारा कांटेक्ट हो रहा है जो हमें उन तत्कालीन समय के व्यक्तियों के द्वारा उपयोग में लाई जा रही थी। दूसरा, हम ये जो हमें साक्ष्य मिले हैं, इन साक्ष्यों के आधार पर पुरातात्विक साक्ष्य जो हमें मिले हैं, उनकी जो एज है वो हम स्पष्टतः वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से
पता कर लेते हैं। कौन सी पद्धति के माध्यम से? तो आप लोग जानते होंगे कि जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग या C14। C14 से हम क्या करते हैं, फॉसिल्स जो हैं, जीवाश्म जो है, जीवाश्म की आयु का पता लगा लेते हैं। तो हमें पता ये चल जाता है कि ये जो हमें पुरातात्विक चीजें मिली हैं, खुदाई से प्राप्त हुई हैं, इन खुदाई से प्राप्त चीजों में कार्बन डेटिंग जो है, कार्बन डेटिंग से हम उसकी क्या पता कर लेते हैं, एज जो है वो हम आसानी से पता कर लेते हैं, आयु जो है वो आसानी से पता कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके आधार पर हमें ये भी पता चल जाता है कि ये वस्तु जो है या जो भी हमें खुदाई से चीजें प्राप्त हुई हैं, ये कितनी पुरानी है। ठीक है। दूसरा, ये उस समय उपयोग में लाई जाती थी, अगर उस पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं तो हमें ये भी पता चलता है ये किस उपयोग में लाई जाती थी। ठीक है, ऐसा करके। तो इसीलिए यही कारण है कि पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो साहित्यिक स्रोतों से अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आप एक बार मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। मुझे सैटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए। दूसरा, अगर हम बात करें कि पुरातात्विक स्रोतों में भी जो सबसे अधिक विश्वसनीय है वो कौन से स्रोत होते हैं? अभिलेखीय साक्ष्य होते हैं। अभिलेखीय स्रोत, अभिलेखीय साक्ष्य यहाँ पर क्यों विश्वसनीय होते हैं? तो उसके दो कारण हैं। एक, सबसे पहले तो जो हमें ये खुदाई से मिलते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये कब के हैं। हम कार्बन डेटिंग से आसानी से पता लगा लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया कि जीवाश्म या फॉसिल्स की आयु का पता कैसे करते हैं? हम कार्बन डेटिंग से। लेकिन ग्रहों की आयु का पता हम किससे करते हैं? यूरेनियम डेटिंग से। कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभिलेख जो हैं और वो अभिलेख जो है सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इस पर, अभिलेखों पर वो बातें लिखी हुई होती हैं जो तत्कालीन समय के शासकों के द्वारा घोषणा की जाती हैं। ठीक है, या जनता के पास इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे और आप लोगों ने सुना भी होगा कि कई जगहों पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? अशोक के अभिलेख। जैसे अशोक का इतिहास जो है, हम देखेंगे कि उसके जो मैक्सिमम इतिहास है उसके अभिलेखों के आधार पर भी लिखा गया है। अर्थात जो शासक है उसके समय में जो घटनाएं घटित हुई, ठीक है, उसने जनता के लिए जो घोषणाएं की, वो उसने अपने अधिकारियों के लिए जो घोषणाएं की, ठीक है, उस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, धार्मिक व्यवस्था चल रही थी, उसके लिए जो उसने घोषणाएं की, उन सभी प्रकार की चीजों को उसने कहा मेंशन किया है? अपने अभिलेखों पर मेंशन किया है। तो हमें ये पता चल जाता है कि ये इस अभिलेख में संबंधित शासक का है, इसने इसके समय में ये व्यवस्था प्रचलित हुआ करती थी, उसने इस प्रकार की यहाँ पर घोषणाएं की थी, जनता में ये किस प्रकार के व्यक्ति हुआ करते थे, ऐसा करके। दूसरा, हमें ये भी पता चलता है कलाकृतियां, कि उस अभिलेख को जो बनाया गया है उसमें किस प्रकार के पत्थर का उपयोग किया गया है, किस प्रकार की नक्काशी का उपयोग किया गया है ना, ऐसा करके। तो हमें उस समय की जो ये कला है, उस कला की भी हमें जानकारी मिल जाती है। दूसरा, तो हमें उस समय की व्यवस्थाओं की जानकारी अभिलेख से मिल जाती है और समय का पता हम किसके आधार पर कर लेते हैं? कार्बन डेटिंग से कर लेते हैं। और यही कारण है कि अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो इतिहास के लेखन में सबसे विश्वसनीय साक्ष्य माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ आ रही है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो इसमें प्रमुख साक्ष्य माने जाते हैं, यानी कि दूसरे जो इसमें विश्वसनीय साक्ष्य माने जाते हैं, वो कौन से हैं यहाँ पर? सिक्के हैं। बेटा यूरेनियम डेटिंग जो है, यूरेनियम डेटिंग से ग्रहों की आयु का पता लगाया जाता है। कौन पूछ रहा है? हर्ष। हर्ष आप पूछ रहे हैं कि यूरेनियम डेटिंग से जो ग्रह हैं, अर्थात जैसे कि अगर हम बात करें, हालांकि आपका साइंस का टॉपिक है, आप इसको साइंस में पढ़ेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्रह है, यानी कि जैसे पृथ्वी है तो कितने वर्ष पुरानी है, ठीक है, आपका मंगल ग्रह जो है वो कितने वर्ष पुराना है, बुध की आयु क्या है, ये तमाम ऐसे जो हैं, जो ग्रह हैं, इनकी आयु का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा। और फॉसिल्स की आयु किससे पता लगाई जाती है? हम कार्बन डेटिंग जो है इससे पता लगा लेते हैं। ठीक है हर्ष, चलिए। तो हमें इतिहास के लेखन में जो दूसरे विश्वसनीय साक्ष्य होते हैं वो कौन से होते हैं? सिक्के होते हैं। सिक्के क्यों होते हैं? तो देखिए, जैसे आज आपके पास कोई कॉइन हो अगर अभी, और उस कॉइन को अगर आप अभी उठा के देखेंगे तो उस पर कुछ चीजें लिखी होती हैं, और आज से कई वर्ष बाद भी अगर आप देखेंगे उस कॉइन पर तो वो चीजें लिखी हुई होंगी, और आज से कुछ वर्ष बाद अगर कोई व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो ये जानकारी हो जाएगी ये कॉइन क्या है। तो उस पर कौन कौन सी चीजें होंगी आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो कॉइन है
उस कॉइन को हाथ में लेने से हमें ये पता चल जाएगा कि ये बना किससे है, अर्थात ये धातु कौन सी है। ठीक है, मेटल जो है वो उस समय कौन सा उपयोग किया जा रहा था, तो एक तो हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, यानी कि हम ये पता कर सकते हैं कि अगर ये मेटल जो है कॉइन में, सिक्कों में उपयोग किया जाता था, इसका मतलब है कि उस समय इस आयु की उपलब्धता रही हो, इस धातु की उपलब्धता रही होगी। ठीक है, हो सकता है वो कॉइन जो है वो सोने का बनाया जाता हो, गोल्ड का हो, ठीक है, सिल्वर का हो, ठीक है, लोहे का हो, ठीक है, कॉपर का यानी तांबे का हो, या फिर अगर हम बात करें कांसे का हो, कोई भी हो, तो अगर हमें वो कॉइन मिलता है तो हम सबसे पहले तो ये पता कर सकते हैं कि वो जो कॉइन जो है वो हमें कौन सा मेटल है, कौन सी धातु का बनाया गया है। ठीक, फिर हम ये देखते हैं उसका वेट कितना है। ठीक है, दूसरा फिर हम ये देखते हैं कि वो बनाया किसने है। तो हम ये तो पता हमें चली जाता है कार्बन डेटिंग से कि वो क्या है, कितना पुराना है। लेकिन आपने देखा होगा कि वो जो सिक्का है उस सिक्के पर एक डेट भी मेंशन होती है। क्या मेंशन होती है? डेट मेंशन होती है। ये पता चलता है कि ये सिक्का जो है किस ईयर में बनाया गया था। आपके पास जो कॉइन होगा आप उसमें देखिएगा, लिखा होगा 2001, 1998, 1990, 1991, 2005 ऐसे करके। तो उसमें एक डेट मेंशन होगी जिससे हमें ये पता चलता है कि जो सिक्का है वो कब बनाया गया था। दूसरा, उसमें एक जगह लिखा होगा भारत सरकार। भारत सरकार लिखा होगा, इसका मतलब क्या है कि ये सिक्का जो है वो किसके द्वारा बनाया बनाया गया है? भारत सरकार के द्वारा बनाया है। अर्थात ये भारत सरकार का सिक्का है। भले ही वो आपको कहाँ मिलता हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये सिक्कों में ही हमारा ट्रेड होता हो और मान लो कोई विदेशी व्यापारी जो है वो भारतीय सिक्के को स्वीकार करता हो, तो इन केस मान लो यूरोपीय कोई कंट्री है, चाइना जो है, वहां पर जो हमारी मुद्रा प्राप्त होती है उससे भी हमें ये पता चल जाएगा कि ये मुद्रा कहाँ की है, भारतीय क्षेत्र की है। क्यों? क्योंकि उसमें नाम लिखा है, क्या लिखा हुआ है? भारत सरकार, है ना, ऐसे करके। तो देखिए, एक तो हमें ये पता चल गया कि वो सिक्का कौन सी धातु का है। दूसरा, हमें ये पता चल गया कि उसको बनाया कब गया। तीसरा, हमें ये पता चल गया कि किस सरकार के द्वारा बनाया गया। चौथा, हम उसमें देखते हैं कि कभी-कभी इन शासकों के द्वारा जो अपनी मुद्राएं निर्मित की जाती थी, मुद्राएं प्रचलित की जाती थी, उसमें उस शासक के द्वारा अपना नाम भी अंकित किया जाता था, यानी नाम भी उस पे लिखा जाता था। तो हमें ये पता चल जाता है कि उस समय में जो ये सिक्का प्रचलित किया गया, वो किस शासक के द्वारा किया गया, उस समय वहां पर कौन शासक हुआ करता था। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे जो आपके हाथ में अभी सिक्का होगा, जो मैंने आपको बताया, वो जो कॉइन है उसके पीछे आप देखेंगे तो क्या बना होगा, एक चित्र बना होगा, एक डायग्राम बनाया गया होगा, और जिसको हम क्या कहते हैं, अशोक स्तंभ के रूप में मानते हैं, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा एक राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, तो कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो शासक हैं, उन शासकों के द्वारा जो उनका राज चिन्ह है, उस राज चिन्ह को भी सिक्कों के ऊपर क्या किया जाता था, उकेरा जाता था, यानी सिक्कों के ऊपर बनाया जाता था। जैसे हम देखेंगे समय समय पर, जैसे गुप्त काल में गरुड़ की आकृति जो है, गरुड़ की आकृति वहां पर बनाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें मोर की आकृति दिखाई दे जाती है। कुछ में हम देखेंगे तो शिव पार्वती की आकृति जो है वो हमें दिखाई दे जाती है, ऐसा करके। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो मुद्रा है उस पर हमें मात्र देवी की आकृति दिखाई दे जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें वहां पर अन्य चीजें, जिन चीजों की उस समाज में, उस जगह पर मान्यता थी, उन मान्यताओं का चित्र के रूप में अंकन कहाँ किया जाता है, मुद्राओं पर कर दिया जाता है, ऐसा। और इस तरीके से ये जो सिक्के हैं वो हमारे इतिहास के लेखन में, इतिहास को लिखने में क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो यहाँ पर हमें इनका देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके तो हमने क्या देखा, यहाँ पर अभिलेख देखे और सिक्के देखे। तीसरा क्या है, स्मारक। तो देखिए, अभिलेख और सिक्कों के बाद जो भी हमें चीजें खुदाई से प्राप्त होती हैं वो सभी की सभी कहाँ आती हैं, स्मारक की कैटेगरी में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, युद्ध में उपयोग किए जाने वाले हथियार हैं, ठीक है, कृषि के औजार हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिल्डिंग्स हैं, मंदिर हैं, जो भी चीजें हैं जो हमें खुदाई से मिलती हैं और वो अभिलेख और सिक्कों की कैटेगरी में नहीं आती हैं, तो जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ सब आती हैं, स्मारकों की कैटेगरी में आती हैं। हमें ये देखने को मिलता है इन चीजों पे हमें कुछ लिखी हुई चीजें भी प्राप्त हो जाती हैं, कुछ डायग्राम भी मिल जाते हैं, ऐसा करके। और साथ में हमें ये भी देखने को मिल जाता है
साथ में हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि ये जो चीजें हैं, यानी ये जो स्मारक हैं, ये स्मारक किनके द्वारा बनाए गए होते होंगे, किस उपयोग में लाए जा रहे होंगे, ठीक है, ऐसा करके। तो ये तमाम चीजें जो है वो स्मारकों की कैटेगरी में आती हैं और यही पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं जो आपकी इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण रोल जो है वो हमें इनका देखने को मिल जाता है। हम देखेंगे जब सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा इतिहास जो है वो किस पर लिखा गया है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं साहित्यिक साक्ष्य। तो देखिए जो हमारे पास लिटरेचर है, जो हमारे पास साहित्य है, इस साहित्यिक साक्ष्य का इतिहास के लेखन में कैसे उपयोग है। तो आपने देखा होगा, हम शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं कि जो भी शासक होता है उस शासक के पास में, उस शासक का जो दरबार है उसमें कुछ उसके इतिहासकार होते हैं, कुछ कवि होते हैं, कुछ लेखक होते हैं, इसके अलावा कुछ विचारक हैं, कुछ चिंतक हैं, वो वहां पर उपस्थित होते हैं। और अगर वहां पर उसके दरबार में उपस्थित नहीं है तो वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ यात्री होते हैं जो क्या करते हैं, वहां पर फॉरेन से आए हुए होते हैं, तत्कालीन समय के शासकों के पास जाते हैं और उस समय की व्यवस्थाएं क्या थी, उन व्यवस्थाओं को अपनी किताबों में लिखते हैं, उन व्यवस्थाओं को अपनी जो है यात्रा वृतांत में लिखते हैं। या अगर हम बात करें किसी शासक के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई है, अपने ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, तो उसमें भी अपनी चीजों का वो मेंशन करता है। या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य शासक की जीवनी लिखी गई है, उसमें भी वो क्या करता है, मेंशन करता है कि इस समय शासक कौन था, उसने कैसे युद्ध किए हैं, क्या उसके राज्य में व्यवस्थाएं थी, जनता उससे किस प्रकार की खुश थी, उसके साम्राज्य की सीमाएं जो हैं वो कहां-कहां तक हुआ करती थी, ठीक है, ऐसे करके। तो तमाम चीजें जो हैं वो उसने कहाँ मेंशन की होती हैं, अपनी किताबों में मेंशन की हुई होती हैं। हम देखेंगे इतिहास में ऐसी बहुत सारी बुक्स जो हैं वो आएंगी, जो हम देखेंगे कि इस फला चीज की जानकारी जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इस इतिहास से प्राप्त होती है। जैसे हम देखेंगे कि मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी हमें कौटिल्य के द्वारा या चाणक्य के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है, ऐसा करके। वैदिक काल की हमें जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, ऐसा। तो कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हमें क्या होगा, इतिहास की जानकारी प्राप्त होगी। अब ये जो साहित्य है इसको हमने दो भागों में विभाजित किया है, वो कौन सा है, एक है आपका देशी साहित्य और दूसरा है आपका कौन सा, विदेशी साहित्य। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, देशी साहित्य। देखिए देशी साहित्य क्या है, तो देशी साहित्य वो साहित्य है जो भारतीय शासकों के दरबार में, उनके आसपास या उनके राज्य में या कहीं पर भी कोई भी ऐसा व्यक्ति रहा है और उसने क्या किया, तत्कालीन समय में जो शासक है उस शासक के बारे में जानकारी, अपने जो लेख लिखे, अपनी जो बुक्स लिखी, उस बुक में, ठीक है, उस ग्रंथ में उस शासक के से संबंधित चीजों को का उल्लेख किया है, ठीक है, ऐसा करके कि इस समय शासक कौन हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें उसने कैसे गद्दी प्राप्त की, ठीक है, उसके माता पिता कौन हुआ करते थे, उस समय कौन सी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, ठीक है, ऐसा करके। या फिर अगर हम बात करें तो उसने उसकी सीमाएं कहाँ-कहाँ तक हुआ करती थी। ये जो तमाम चीजें हैं ये हमें देशी साहित्य से मिलती हैं। हम देखेंगे जैसे हमें वैदिक काल की जानकारी वेदों से मिलती है। कितने वेदों की संख्या कितनी है? 4 हम देखेंगे, ठीक है? आपका ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो उससे हमें भारतीय वैदिक साहित्य की जानकारी मिल जाती है, ठीक है? मौर्य काल में अगर हम बात करें तो हमें जो कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, उससे प्रशासन की जानकारी मिल जाती है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो नंद वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है, हालांकि वो संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है, लेकिन फिर भी हमें उससे नंद वंश में महामत्म नंद और पाणिनि के बीच में जो संबंध थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, इससे हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लेखक हुए हैं, ठीक है, जैसे अल्बेरूनी जो है उसने हमें जानकारी दी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो समय-समय पर हम देखेंगे कई सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, अपने शासकों के संबंध में जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों से हमें तत्कालीन समय के शासक जो हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाती है और इसी को ही हम क्या कहते हैं, देशी साहित्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा। अब देखिए विदेशी साहित्य से हमें कैसे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति भारतीय इतिहास के बारे में क्यों लिखेगा, उसको क्या ऐसी पड़ी थी कि भारतीय इतिहास वो अपने शासक के बारे में लिखेगा, भारत के बारे में क्यों लिखेगा। तो देखिए
उसने बिल्कुल भी भारत के बारे में लिखने से पहले ही ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये भारतीय इतिहास है, हम भारतीय इतिहास के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है? ऐसा उसका लिखने का कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन फिर भी उसने भारत के बारे में लिखा। क्यों लिखा? तो देखिए, हमें समय-समय पर ये देखने को मिलेगा कि कई देश के ऐसे यात्री हैं, जिन्होंने समय-समय पर भारत की यात्रा की। और जब जिन्होंने समय-समय पर भारत की यात्रा की और जब वो यहाँ से वापस गए, तो वापस जाते समय उन्होंने भारत का जो यात्रा वृत्तांत है, वो अपनी पुस्तक में मेंशन किया, वो अपनी किताबों में उन्होंने लिखा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हमें देखने को मिलता है कि जो कौन था, भारत में जो है वो सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया था। सेल्यूकस जो है उसने क्या किया, अपना यात्रा वृत्तांत के रूप में हमें चीजें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिकंदर के समय में जो इतिहासकार भारत में आए, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें निरयाकस है, अरिस्टोबुल्स है, इस प्रकार के हैं, तो उन्होंने जब क्या किया, भारत में जो सिकंदर के द्वारा क्षेत्र जीते गए उनका यहाँ पर उल्लेख किया। तो भारतीय शासक जो समकालीन शासक हुआ करते तो उनका भी यहाँ पर उल्लेख किया, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें तो इब्न बतूता जो विदेशी व्यक्ति हुआ करता था, वो भारत आया, उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। चीनी यात्री फाहियान भारत आया, उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाहियान है, इत्सिंग है, ठीक है, और तो इनके द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत लिखे गए, ठीक, ऐसा करके। इन यात्रा वृत्तांतों में ये बताया गया कि मैं जब भारत गया तो भारत में कौन शासक था, ठीक है, उसकी क्या व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जनता में उस शासक की भूमिका कितनी थी, लोग उसे कैसे पसंद करते थे, ठीक है। आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से राज्य में क्या स्थिति हुआ करती थी, मुद्रा व्यवस्था क्या प्रचलित हुआ करती थी, समाज में स्त्री पुरुष जो है उनका क्या अधिकार हुआ करते थे, समाज जो है वो कितने कैटेगरी में डिवाइड हुआ करता था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इन चीजों की हमें जानकारी मिलती है। राजधानी में कौन कौन सी चीजें प्रचलित हुआ करती थी, ठीक है। ये तमाम चीजें जो है उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखी। साथ ही हमें ये भी देखने को मिलता है कि जैसे आज हम देखते हैं कि भारत में जो व्यापार चल रहा है, वो व्यापार ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारत में एक क्लोज्ड इकोनॉमी हो, तो क्लोज्ड इकोनॉमी तो है नहीं है। हम कैसे हैं, एक ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में काम कर रहे हैं। यानी भारत का जो है अन्य देशों से क्या चल रहा है, व्यापार चल रहा है, निर्यात आयात जो यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो आराम से चल रहा है। तो जो आज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आज है, ये शुरू से ही चला आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम देखेंगे, हमें पोर्ट जो है वहां पर दिखाई दे जाते हैं, बंदरगाह जो हमें वो दिखाई दे जाते हैं, और जल मार्ग से जो है वो तब भी विदेशों से सामान भेजा जाता था, वहां से सामान लाया जाता था। प्राचीन भारतीय काल से ही हमें देखने को मिल रहा है कि जो व्यापार जो है वो चल रहा है। दूसरा तो ये जिन देशों से ये व्यापार हो रहा था, दूसरा हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ समय समय पर विदेशी व्यक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। ये जो विदेशी व्यापार चल रहा था, जिन देशों से हमारा विदेशी व्यापार चल रहा था, जिन देशों के शासकों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, उन देशों के इतिहासकारों ने, उन देशों के विचारकों ने, चिंतकों ने जब अपने राजा का वर्णन किया, जब अपने शासक का वर्णन किया, तो अपने शासक के वर्णन करने के साथ में भारत में जो समकालीन शासक हुआ करते थे, उन समकालीन शासकों का वर्णन किया। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां से भारत के क्या संबंध थे, किस प्रकार के संबंध थे, ठीक है, ऐसे करके हमारे उनसे व्यापारिक संबंध कैसे हुआ करते थे, हमारे राजनीतिक संबंध कैसे हुआ करते थे, सामाजिक व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां और यहाँ कौन कौन सी चीजें प्रचलित हुआ करती थी, अगर वहां के किसी शासक ने भारत पर आक्रमण किया है तो क्यों किया है, किस शासक ने किया है, जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो भारत में कौन शासक हुआ करता था। ऐसे जैसे जब यूनान का शासक इतिहास लिखा गया और सिकंदर के बारे में इतिहासकारों ने लिखा, तो उन्होंने बताया कि सिकंदर ने भारत के ऊपर 326 ईसा पूर्व में, 326 बीसी जो है, उस पर भारत पर आक्रमण किया। और जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता नंद वंश की हुआ करती थी, और नंद वंश का शासक कौन था, महापद सॉरी धनानंद जो है वो यहाँ का शासक हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि उसने भारतीय इतिहास के बारे में नहीं लिखा, उसने किसके बारे में लिखा, उसने सिकंदर के बारे में लिखा। लेकिन उसने जब सिकंदर का वर्णन किया तो भारतीय इतिहास का साथ में उसने वर्णन, तत्कालीन समय में भारत में कौन शासक हुआ करता था इसका वर्णन किया। साथ ही हमें यह भी देखने को मिलता है, उसने जैसे वर्णन किया है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले भारत की जो सीमावर्ती क्षेत्र हुआ करते थे, यानी कि सबसे पहले उसने तक्षशिला वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया, वहां के शासक अंबी ने आत्मसमर्पण किया, पूरस से उसने युद्ध किया। तो उन्होंने बिल्कुल भी पूरस या तक्षशिला के बारे में हमें बताने की कोशिश नहीं की, उन्होंने किसके बारे में बतलाया, सिकंदर के बारे में बताया। लेकिन सिकंदर के साथ भारत में जो घटनाएं घटित हुई, भारतीय लोगों के सॉरी
साथ जो घटनाएं घटित हुई उनका तत्कालीन समय में उन्होंने क्या किया, वर्णन किया है। और यही कारण है कि विदेशी साहित्य जो है उससे भी हमें क्या होता है, भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक दोस्तों, ऐसा करके। और यही कारण है कि हम देसी और विदेशी साहित्य जो है वो इतिहास के लेखन में एक महत्वपूर्ण रोल जो है, वो महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो इसका हमें देखने को मिल जाता है। ठीक दोस्तों, ऐसा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास का लेखन जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो याद रखिएगा, प्रश्न बिल्कुल यहाँ से कभी कभार ऐसा पूछा जा सकता है कि इतिहास के लेखन के महत्वपूर्ण कौन कौन से स्रोत होते हैं, या इतिहास के लेखन के सबसे विश्वसनीय साक्ष्य कौन से होते हैं। तो आपसे कौन से होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। और अगर पुरातात्विक साक्ष्यों में भी सबसे विश्वसनीय माना जाए तो कौन से होते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य होते हैं। ठीक, उसके बाद सिक्के होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, स्मारक होते हैं। सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, ऐसा करके। ठीक, चलिए, उसके बाद क्या है आपका, देशी साहित्य और विदेशी साहित्य जो है वे इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का, या किसी भी जब प्राचीन विश्व चाहे भारत का प्राचीन इतिहास हो, चाहे विश्व का प्राचीन इतिहास हो, उन सभी में इसी साक्ष्य जो है, यही साक्ष्यों का उपयोग किया गया है। और इन्हीं को क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से क्या किया, मैच किया गया, और मैच करने के बाद फिर इतिहास का लेखन किया गया। बात क्लियर दोस्तों? मैं मान के चलता हूं ऐसा कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर थोड़ा-सा भी कहीं आपको डाउट लगता है, या कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप बिल्कुल कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। 1 बार नहीं 10 बार पूछ सकते हैं, ठीक है? जब तक आपको समझ में नहीं आएगी मैं आपको तब तक बताऊँगा। ठीक दोस्तों, ऐसे करके। वैसे मेरे ख्याल से इसमें कोई भी ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग मैंने नहीं किया है, जो आपको समझ में ना आए। ठीक? ऐसा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, तो प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने में कौन-कौन से टॉपिक हैं, जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है? और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, ऐसा। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है, या प्राचीन भारतीय इतिहास जो है, उसको मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, ऐसा। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, जो स्टोन एज है, पाषाण काल है, पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो हम इसमें ये पढ़ेंगे यहाँ पर कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर मानव ने पत्थर का उपयोग करना कैसे सीखा, पत्थर के उपयोग के आधार पर, यानी कि जो स्टोन है, स्टोन का जो उसने यूज किया, उस यूज करने के आधार पर, उपयोग करने के आधार पर हमने इतिहास का लेखन कैसे किया। कौन से उस समय के जो स्टोन है, पत्थर हैं जो हमें मिले, उनकी वस्तुएं मिली, मानव ने उसको कैसे उपयोग किया, कैसे उस पर पॉलिश करना सीखा, कैसे उसने शिकार करना सीखा, ठीक है, कैसे उसने वहां पर उस स्टोन से, पत्थर से हथियार बनाना सीखा। ये तमाम चीजें जो हैं वो हम किसके अंतर्गत देखेंगे, पाषाण काल, या जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोन एज जो है, उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, ऐसा करके बेसिकली अगर हम बात करें, पाषाण काल की शुरुआत विश्व में 25 लाख ईसा पूर्व से होती है, बीसी से होती है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, लेकिन ये क्या है हम इसको समझेंगे, बीसी और एडी इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, इनमें क्या है ये तो हम यहाँ पर इसको समझेंगे। यानी मैं छोटी छोटी सी कहीं पर यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, ईसा पूर्व और ईसवी, तो इसको हमें समझना जरूरी है। इसको हम, जो हम इतिहास का पढ़ना, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसके पहले मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो हमें क्या देखना है, स्टोन एज जो है, हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टोन एज के बाद हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हम जिसको हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें इतिहास का लेखन किन आधारों पर किया गया है, हमें इन यहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, इसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इनकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी। ठीक है, ये तमाम चीजें जो हैं वो हम किसके रूप में देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में देखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित रूप में थी, इतनी डेवलप्ड जो है वो व्यवस्था हुआ करती थी, कि आज के समय में जो वर्तमान सरकार में जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमने कहां से ली हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता से ली हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें जो हैं वो हमने यहाँ से ली हैं, हम उसके बारे में किसका अध्ययन करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, ऐसा। चलिए आगे हम देखेंगे चैल्कोलिथिक पीरियड, या जिसको हम क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल। तो
धातुओं के उपयोग करने के आधार पर मानव ने सबसे पहले जिस धातु का उपयोग करना सीखा वो कौन सी थी? तांबा हुआ करती थी। ठीक है, कॉपर जो है, कॉपर का उपयोग यूज जो है मानव ने सबसे पहले किया था। तो उसी के आधार पर हमने उस टाइम पीरियड को किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उस टाइम पीरियड जो वो काल है, यानी कि जो वो समय है जब मानव ने तांबे का उपयोग करना सीखा, तो उस काल की जो घटनाएं हैं उसको हम किसके अंतर्गत देखेंगे? ताम्र पाषाण काल या चैल्कोलिथिक पीरियड जो है उसके अंतर्गत हम देखेंगे। ठीक दोस्तों, ऐसा। उसके बाद हम देखेंगे लौह संस्कृति, जो आयरन कल्चर है, यानी तांबे के बाद, बेसिक तो अगर हम बात करें, तांबे के बाद मानव के द्वारा जो है चांदी का उपयोग करना, सिल्वर का उपयोग करना सीखा। कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज का उपयोग करना भी उसने सीख लिया था। सोना जो है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है, गोल्ड। लेकिन इन सब के बाद में मानव ने क्या उपयोग करना सीखा? लोहे की खोज की और लोहे का उपयोग करना सीखा। मानव के द्वारा जब लोहे का उपयोग करना सीखा गया तो उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। क्या हुआ? एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अचानक से मानव का जीवन कैसा हो गया? परिवर्तित हो गया। कैसे परिवर्तित हुआ? लोहे ने मानव के जीवन पर इतना प्रभाव क्यों डाला? उसको भी हम अध्ययन करेंगे। और वो हम कहां पर देखेंगे? लौह संस्कृति, आयरन पीरियड या आयरन कल्चर जो है उसके अंतर्गत हम इसको देखेंगे। ठीक दोस्तों, ऐसा। उसके बाद हम देखेंगे मृदभांड संस्कृति। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? पोट्री कल्चर। तो देखिए, मृदभांड, मृदभांड का मतलब क्या है? मिट्टी के द्वारा बनाए गए जो बर्तन है उसको हम क्या कहते हैं? मृदभांड कहा जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार मानव ने इन मृदभांडों को बनाना कब सीखा? ठीक है, देखिए, ऐसा तो है नहीं कि मानव ने जन्म लिया हो पहले से ही वो सारी चीजें सीख के आया हो, नहीं, उसने धीरे धीरे चीजें सीखी होंगी। तो इन मृदभांडों को या मिट्टी के बर्तनों को बनाना उसने कब सीखा? कैसे वो बनाता था? हाथ से बनाता था, चक्के से बनाता था, ठीक है, या इस पर कलर कौन सा करता था, किस आकृति के होते थे? आज आप देखते हैं मार्केट में जाते हैं तो आपको भिन्न भिन्न तरीके से मिट्टी के बर्तन देखने को मिल जाते हैं। अभी तो ठंड है, गर्मी के समय में निश्चित रूप से है कि आप बाजार से एक घड़ा जो है वो अपने घर में जरूर लाते होंगे, मटका जरूर लाते होंगे, ठीक है, ऐसा करके। और वही जो मटके जब आप जाते होंगे बाजार में देखने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको साइज में अंतर दिख जाता होगा, आप वही मटका खरीदेंगे जो आपके उपयोग का है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें कि उसमें कलर आपको देखने को मिल जाते हैं, कोई रेड कलर का मिलता है, कोई ब्लैक कलर का मिलता है, कोई व्हाइट कलर का मिलता है। कई मटके आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो रेड कलर के होंगे और उसके ऊपर कुछ व्हाइट कलर से पेंटिंग की गई होगी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, आपको पेंटिंग्स वाली चीजें भी दिख जाएंगी, ठीक। तो आज हमारे पास जो है उपयोग करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, प्लास्टिक की चीजें हैं, धातु की चीजें हैं, उस समय पे ये नहीं थी। तब आपके जीवन में जो उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं वो सब की सब कैसे बनाई जाती थी? मिट्टी से बनाई जाती थी, है ना। तो मिट्टी की ऐसी मृदभांड जो है वो कौन कौन से मिले हैं, किस काल के कौन कौन से मृदभांड हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से मृदभांडों का उपयोग किया गया, ठीक है। आपका वैदिक सभ्यता में कौन कौन से मृदभांडों का उपयोग किया गया, वैदिक काल के बाद जो है कौन से मृदभांडों का उपयोग किया गया, वो हम कहाँ पे देखेंगे? ये जो मृदभांड संस्कृति जो है, पोएट्री कल्चर जो है, हम इसमें इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं वैदिक कल्चर, वैदिक सभ्यता जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है, ठीक है। बेसिकली इसको हम कह सकते हैं वैदिक संस्कृति। क्या कह सकते हैं? वैदिक संस्कृति, ठीक है। देखिए, सभ्यता और संस्कृति दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? ये हम बाद में देखेंगे। तो हम इसको क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। हम इसको सिंधु घाटी संस्कृति नहीं कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। और इसको हम क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृति। तो दोनों में क्या है? अंतर है, ऐसा करके, ठीक है। तो हम इसको क्या देखेंगे? वैदिक संस्कृति जो है इसको भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो वेदों के आधार पर जिस संस्कृति लिखी गई है वो क्या है? वैदिक संस्कृति है। ऋग्वेदिक आधार पर हमें क्या देखेंगे? वैदिक काल को देखेंगे, ऋग्वैदिक काल को देखेंगे। इसके अलावा आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर हम किसको देखेंगे? उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। और देखेंगे इस समय जो है आर्य जो है, आर्य संस्कृति किस प्रकार से भारत में क्या हुई? प्रचलित हुई, ऐसा करके, ठीक दोस्तों। साथ ही साथ वैदिक संस्कृति के बाद हम किस पे जाएंगे? तो सूत्र टाइम पीरियड जो है, सूत्र काल जो है, इस पर जाएंगे। सूत्र काल के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण पॉइंट अब चीज है जिसको हम देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है वो परिवर्तित हुई
और समाज में जो है एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सूत्रकाल को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद महाकाव्य काल देखेंगे। महाकाव्य काल जिसमें हम देखेंगे रामायण और महाभारत का जो टाइम पीरियड हुआ करता था, तो रामायण और महाभारत के टाइम पीरियड में जो चीजें प्रचलित थी, हम उसको यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। महाजनपद काल, तो महाजनपद काल जो है भारत में वैदिक सभ्यता जब वैदिक संस्कृति जब खत्म हुई, तो उसके बाद भारत में जब महाजनपद काल की शुरुआत हुई, कब? सूत्र काल के बाद में, तो हमें भारत में कितने 16 महाजनपद जो है वो दिखाई दे जाते हैं। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हमें इनकी जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से भी हमें इनकी जानकारी मिल जाती है और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कई प्रकार ऐसे इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो महाजनपद काल जो है हम इसको भी यहाँ पर देखेंगे एक बार। ठीक, महाजनपद काल के बाद हम देखेंगे ईरानी और यूनानी आक्रमण, यानी कि यहीं से भारत के ऊपर जो विदेशी आक्रमण होना स्टार्ट हुए हैं। ईरानी या पारसियों ने भारत के ऊपर जो आक्रमण किए हैं, यूनानियों ने यानी सिकंदर ने जो भारत के ऊपर आक्रमण किया है। तो इन आक्रमणों को, चाहे ईरानी आक्रमण हो आपके, चाहे यूनानी आक्रमण हो आपके, इन दोनों का हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे और इतिहास में इसका क्या प्रभाव रहा है, हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव रहा है, ये तमाम ऐसी चीजें जो हैं वो हम इसको देखेंगे। फिर हम यहाँ पर देखेंगे जैन धर्म। क्या देखेंगे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तत्कालीन समय में जो व्यवस्थाएं प्रचलित हुआ करती थी धार्मिक रूप से, उन धार्मिक रूप की व्यवस्थाओं को चुनौती देने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, लोगों को एक नया मार्ग दिखाने के लिए इतिहास में जिन धर्मों का उदय हुआ, जिनको हम क्या कहते हैं? जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहते हैं। तो इनके प्रणेता कौन हुआ करते थे? ठीक है, किस कारण से इन धर्मों का उदय हुआ, तत्कालीन समय में प्रचलित बुराइयों पर कैसे इन्होंने प्रहार किया, ठीक है, ऐसा करके, और शासकों का कैसे इनको संरक्षण मिला, क्या इनकी धार्मिक मान्यता हुआ करती थी, इन तमाम चीजों का अध्ययन जो है वो हम किसमें करेंगे? जैन धर्म में करेंगे और बौद्ध धर्म में करेंगे। ठीक दोस्तों, ऐसा। उसके बाद हम आएंगे कहां पर? मौर्य काल में। अच्छा, इसी में अगर हम बात करें जो आपका महाजनपद काल है, महाजनपद काल में ही हम क्या देखेंगे? तो शुरुआत के जो, जब हम महाजनपद काल में मगध पढ़ेंगे तो मगध के हमें 3 राजवंश दिखाई देंगे। एक जिसको हम क्या कहेंगे? हर्यंक वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हर्यंक वंश हम यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें इसमें नंद वंश दिखाई देगा। तो ये जो है हम क्या करेंगे? इस प्रकार की चीजें जो है वो महाजनपद काल में देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे? मौर्य काल। तो मौर्य काल में हम देखेंगे कि कैसे मौर्य काल जो है भारत में किस प्रकार से को एक राष्ट्र के रूप में संरक्षित करने के लिए एक बड़े साम्राज्य का उदय होता है। ठीक है, नंद वंश के बाद जिसको हम क्या कहते हैं? मौर्य काल या मौर्यज के नाम से जाना जाता है, मौर्य टाइम पीरियड जाना जाता है। और एक लंबे समय तक चलने वाला वंश हुआ करता था, लंबे समय तक ये डायनेस्टी चली, लगातार वंशानुगत शासन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे कि लगभग 222 ईसा पूर्व के आसपास से इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और लगभग 185 ईसा पूर्व तक जो है ये वंश यहाँ पर चलता है, यानी एक लंबे समय तक चला। और यही पहला वंश हुआ करता था जिसमें भारत को एक राष्ट्र के रूप में संरक्षित किया। किसके रूप में? एक राष्ट्र के रूप में इसने, एक राष्ट्र के फॉर्म में इसका निर्माण किया, ऐसा करके जो आज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे? मौर्य काल में। जैसे हम देखेंगे कैसे कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। ठीक है, फिर हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अशोक के जो अन्य उत्तराधिकारी हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्थाएं जो उस समय प्रचलित थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उस समय जो विद्वान हुए उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये तमाम चीजें हम क्या में देखेंगे? मौर्य काल में देखेंगे। ठीक दोस्तों, ऐसा। मौर्य काल के बाद हम किसको देखेंगे? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में जो है शासन व्यवस्था जो भारत में 2 भागों में बट जाती है। एक देशी शासक होते हैं और दूसरे विदेशी शासक होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत में विदेशी शासकों का आगमन होने लगा। भारत का कुछ क्षेत्र ऐसा हुआ करता था जिस पर विदेशी आक्रमणकारियों ने अपना कब्जा कर लिया था, तो हम उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यूनानियों के द्वारा कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया गया, कौन से आक्रमणकारी हुआ करते थे, कब उन्होंने यहाँ पर शासन किया। ठीक है, तो हम किसको देखेंगे? यूनानी को देखेंगे, शक को देखेंगे, पहलव को देखेंगे और कुषाण को देखेंगे। साथ ही उस समय जो पैरेलल भारत में शासन व्यवस्था चल रही थी, ठीक है, अगर हम बात करें शुंग वंश जो है वो चल रहा था, कण्व वंश जो है वो चल रहा था, सातवाहन वंश जो है वो चल रहा था और वाकाटक वंश जो है वो चल रहा था। तो कण्व है, सातवाहन है, वाकाटक है, शुंग है, ठीक है, इंडो ग्रीक है, ये शक है, पहलव है, कुषाण है, शुंग है, ये तमाम मौर्योत्तर काल के बाद जो हमें
वंश जो है छोटे-छोटे से शासक जो हैं इनको हम देखेंगे और ये पैरेलल थे यानी समानांतर थे। भारत के कुछ क्षेत्रों पर जहाँ पर विदेशी शासकों का शासन हुआ करता था, उसी समय भारत के कुछ क्षेत्रों पर देशी शासकों का शासन हुआ करता था। तो हम इसका अध्ययन भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक दोस्तों, ऐसा। उसके बाद हमारा आता है संगम काल। तो देखिए भारत में जिस समय ये व्यवस्था उत्तर भारत में जहाँ पर ये चीजें घटित हो रही थी, वहीं पर दक्षिण भारत में जो समय चल रहा था उसको हम क्या कहते हैं, संगम काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संगम काल हमें नाम से ही पता चलता है कि संगम का अर्थ क्या होता है, मिलन। तो तमिल कवियों का जो मिलन होता है, जिसको हम पढ़ेंगे इतिहास में 3 संगम हुए हैं। तो ये 3 संगम हुए हैं, इनमें कौन-कौन सी चीजें घटित हुई हैं और इन तीनों संगमों के समय में जो वहां पर शासक हुआ करते थे, जो वहां पर व्यवस्थाएं हुआ करती थी, तो इसमें हम 3 प्रकार के शासकों का अध्ययन करेंगे। कौन-कौन से? चोल, चेर और पांड्य। दक्षिण भारत में हम संगम काल के अंतर्गत 3 प्रकार के शासकों का वर्णन करेंगे। कौन-कौन से शासक? तो हम देखेंगे इसमें चोल वंश, ठीक है? फिर देखेंगे हम इसमें चेर वंश और फिर हम देखेंगे इसमें पांड्य वंश, ऐसा करके। तो हम इस प्रकार की चीजों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों? उसके बाद हम देखेंगे उत्तर भारत में गुप्त टाइम पीरियड जो आता है, गुप्त काल जो आता है, तो गुप्त काल के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किसने गुप्त वंश की स्थापना की, श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने। ठीक है, फिर अगर हम बात करें प्रमुख शासक जिसमें कौन कौन से हुए हैं, तो चाहे आपका समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त प्रथम हो, चंद्रगुप्त द्वितीय हो, विक्रमादित्य हो, ठीक है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ये तमाम ऐसे शासक जो हैं उनको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, गुप्त काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा करके। और गुप्त काल हम देखेंगे कि गुप्त काल में भी भारत में एक केंद्रीय सत्ता थी, मौर्य काल में भी भारत में एक केंद्रीय सत्ता थी, लेकिन गुप्त काल की केंद्रीय सत्ता के और मौर्य काल की केंद्रीय सत्ता में क्या बेसिक डिफरेंस थे, इनकी सीमाएं कहां तक थी और इनकी सीमाएं कहां तक थी, मौर्य काल में केंद्रीकृत शासन क्यों था और गुप्त काल में विकेंद्रीकृत शासन क्यों था, ऐसा करके। ठीक है, ये जानना हमें कैसा है, बहुत जरूरी है। तो ये तमाम चीजें जो हैं इनके बारे में हम विशेष रूप से चीजें जो हैं पता करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं हम क्या पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे हम देखेंगे तो गुप्तोत्तर काल। तो गुप्त काल के बाद जो हम किसका अध्ययन करेंगे, गुप्तोत्तर काल का अध्ययन करेंगे। देखिए जब भी कोई केंद्रीय सत्ता समाप्त होगी, तो केंद्रीय सत्ता समाप्त होने के बाद जो अगली सत्ता होगी वो छोटे छोटे से सत्ता के केंद्र बन जाएंगे, विकेंद्रीकृत सत्ता होगी। जैसे आप यहाँ पर एक बार ध्यान देंगे शुरुआत से ही कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता हुआ करती थी, केंद्रीकृत सभ्यता थी। लेकिन उसके बाद जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, तो आप देखेंगे जो वैदिक सभ्यता हम पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता कैसी है, एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में, छोटे छोटे कबीलाई सभ्यता के रूप में हमें दिखाई देगी। फिर वैदिक सभ्यता जब धीरे 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 बड़ी हुई और हम देखेंगे कि मौर्य काल तक पहुंचते 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 भारत में एक बहुत बड़े केंद्रीकृत शासन की स्थापना हो गई। लेकिन जब मौर्य काल का पतन हुआ तो भारत में मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे छोटे छोटे सत्ता के केंद्र बन गए। ठीक है, हम देखेंगे, अब आप समझ सकते हैं कि जहां पूरा मौर्य वंश का शासन हुआ करता था, इतना बड़ा क्षेत्र में उनका शासन था, अब उसी क्षेत्र में कितने सारे शासक थे, तो कहीं इंडो ग्रीक शासकों का शासन हुआ करता था, कहीं भारतीय शासकों में शुंग वंश का शासन हुआ करता था। उसी बीच में कुछ कौन आ गए, आपके शक भी आ गए, तो इंडो ग्रीक के कुछ क्षेत्रों पर शकों ने भी अधिकार कर लिया। यहाँ शुंग वंश का अंत करके कण्व वंश के शासकों ने अधिकार कर लिया। फिर हम देखेंगे शकों के बाद यहाँ पर कौन, पहलव आ गए, फिर कुषाण आ गए। तो भारत जो बड़ी सत्ता थी, जब उसका पतन हुआ तो पतन होने के बाद क्या हुए, छोटे छोटे सत्ता के केंद्र बन गए। अब देखें इसके बाद फिर से भारत में क्या हुआ, गुप्त काल आया, एक बड़ी केंद्रीय सत्ता हुई। और गुप्त काल के पतन के पश्चात फिर क्या हुआ, छोटे छोटे फिर हमें क्षेत्र दिखाई देने लगेंगे। गुप्तोत्तर काल में छोटे छोटे शासक हमें निर्मित दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें वल्लभी में मैत्रकों का शासन हो जाता है। ठीक है, स्थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का शासन हो जाता है। ठीक है, कन्नौज में मौखरी वंश का शासन हो जाता है। ठीक है, बंगाल में गोंड वंश का शासन हो जाता है, मालवा में गुप्त वंशों का शासन होता है। ठीक है, ऐसे करके मालवा और मगध वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यशोधर्मन का शासन हो जाता है। ठीक है, पंजाब वाले क्षेत्र में हूणों का शासन हो जाता है। तो भारत में सत्ता जो है मौर्योत्तर गुप्तोत्तर काल में कैसी होती है, फिर छोटे छोटे पार्ट में जो है वो सत्ता डिवाइड हो जाती है गुप्तोत्तर काल में। तो हम ये यहाँ पर एक बार इसको देखेंगे, कहाँ पर, प्राचीन भारतीय इतिहास में। चलिए
आगे अगर हम बात करें तो हम देखेंगे इसी में गुप्त काल के बाद में त्रिकोणीय संघर्ष, क्या देखेंगे? त्रिकोणीय संघर्ष, जो ट्रायंगल कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम देखेंगे। गुप्त काल के बाद में ही हम ये देखते हैं कि भारत में राजपूत काल का उदय होता है। किसका? राजपूत काल का उदय हो जाता है। जस्ट उसके पहले देखिए हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में जो सत्ता का केंद्र रहा है वो मगध रहा है, और मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र हुआ करती थी। हालांकि पहले अन्य थी, आपकी राजगृह गिरिव्रज हुआ करती थी, वैशाली हो गई थी, फिर पाटलिपुत्र हुई और पाटलिपुत्र लगातार चलती रही। तो पाटलिपुत्र केंद्र हुआ करती थी। लेकिन गुप्तोत्तर काल में हम देखेंगे उत्तर भारतीय क्षेत्र में जो प्रमुख स्थान हो जाता है व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर्ष का जो शासन होता है, हर्ष के शासन में जो उत्तर भारतीय क्षेत्र में विकास होता है वो उत्तर प्रदेश स्थित कन्नौज नामक शहर का होता है। तो कन्नौज जो है वो सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया था, और यही कारण था कि उस समय जो 3 शक्तिशाली राजवंश हुआ करते थे, कौन? जैसे हम देखेंगे गुजरात में चालुक्य, ये सोलंकी वंश जिसको हमें दिखाई दे जाता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो बंगाल वाला क्षेत्र है, उस बंगाल वाले क्षेत्र में कौन होंगे? तो आपका पाल वंश दिखाई दे जाता है। कौन सा होगा? पाल वंश दिखाई दे जाता है। और महाराष्ट्र के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर हमें दिखाई दे जाएगा राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, ऐसा करके। तो कन्नौज पर अधिकार करने को लेके किसके द्वारा? चालुक्य, जिनको हम कहते हैं सोलंकी, राष्ट्रकूट और पाल, इन तीनों के बीच में सत्ता संघर्ष हुआ। किसको लेके? कन्नौज पर अधिकार करने को लेके। कन्नौज का पुराना नाम महोदय नगर हुआ करता था। तो महोदय नगर पर अधिकार करने को लेके सत्ता संघर्ष हुआ, और ये संघर्ष जो है वो लगभग 200 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक चला। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संघर्ष जो है वो हमें ये देखने को मिल जाता है ना, ऐसा करके। तो ये संघर्ष का अंतिम रूप से परिणाम क्या निकला? किन किन शासकों ने इस पर भाग लिया? किस समय किसका अधिकार कन्नौज पर रहा? ठीक है, कभी सोलंकियों का रहा, तो कभी पाल का रहा, तो कभी राष्ट्रकूटों का रहा, ठीक है। अंतिम रूप से इस पर कौन विजित हुआ, और तत्कालीन समय की स्थितियों पर इसके क्या प्रभाव रहे? क्या जो विजित हुआ वो इसको लंबे समय तक शासन में स्थापित करके रख सका? ये तमाम ऐसी चीजें जो हैं जिनका अध्ययन हम कहाँ करेंगे? त्रिकोणीय संघर्ष के अंतर्गत करेंगे, ठीक है दोस्तों, ऐसा। उसके बाद हम देखेंगे राजपूत वंश। तो राजपूत वंश का हम अध्ययन करेंगे कि भारत में जो आज आपको राजपूत दिखाई दे रहे हैं, इन राजपूतों का जो शासन है, इनका उदय कैसे होता है, उदय को लेके कौन कौन से सिद्धांत दिए जाते हैं, इन सिद्धांतों में क्या मतभेद हैं, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से किनको मान्यता है, ठीक है। चाहे वो आपका चंदेल वंश हो, क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड के आसपास का, चाहे दिल्ली का आपका तोमर वंश हो, ठीक है, चाहे आपका गढ़वाल वंश हो, ठीक है, चाहे आपका जो है क्या बोलते हैं कि कलचुरी वंश हो, ठीक है। तो ये तमाम ऐसे जो आपके राजपूत शासक हैं, इन राजपूत शासकों के बारे में अध्ययन हम क्या करेंगे? राजपूत वंश के अंतर्गत करेंगे, ठीक दोस्तों, ऐसा। दूसरा हम देखेंगे दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जो है उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए मैक्सिमम अगर हम बात करें तो हम इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमने चर्चा की है अभी उत्तर भारत में देखी है, लेकिन इसी समय दक्षिण भारतीय क्षेत्र जो है वहां पर भी कुछ चीजें जो है वो घटित हो रही थी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा संगम काल में चोल चेर और पांडे जो हैं तो ये तो हुआ ही करते थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे चोल जो हैं वो हमें कहाँ तक दिखाई देंगे? लगभग 10वीं शताब्दी तक आसपास दिखाई दे जाते हैं, यानी कि 10th सेंचुरी जो है यहाँ तक हमें चोल दिखाई दे जाते हैं। तो हमें चोलों का अध्ययन यहाँ पर करना है। पांड्य शासकों का हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। पहला जो पल्लव वंश दक्षिण में हुआ करता था हमें उनका अध्ययन करना है, ठीक है, ऐसे करके। तो हमें इस प्रकार की चीजें जो है वो दक्षिण भारत में भी हम दक्षिण भारतीय इतिहास का भी अध्ययन करेंगे, ठीक दोस्तों, ऐसा करके। और ये जो मैंने आपके पूरे टॉपिक बताए हैं ये पूरे के पूरे टॉपिक आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो एंशिएंट हिस्ट्री है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आते हैं, ठीक दोस्तों। हम यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे कि कोई भी टॉपिक जब मैं आपको उठाऊं तो भले ही हमारी क्लास जो है वो लंबी हो जाए, लेकिन एक या फिर मैक्सिमम 2 क्लास में जो है वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो, ऐसा, ताकि आपको किसी भी एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियोस ना देखने पड़े, है ना, ऐसा करके। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। दूसरा, जो भी मैं आपको टॉपिक यहाँ पर पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ मटेरियल जो है वो आपके पास प्रोवाइड हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी, ऐसा। तो उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, वीडियो को आप देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय जब आप मुझसे पढ़ रहे हो तब तो ठीक है, आप स्वयं से भी घर पे पढ़ रहे हो और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप जो भी आप क्लास अटेंड करें अगली क्लास, उस क्लास में आप क्या कर सकते हैं? वो डाउट पूछ सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, ऐसा। हालाँकि मेरा आपको एक सजेशन है कि आप कोशिश कीजिएगा कि जो हमने एक दिन पहले क्लास की है, अगर आप उसके डाउट्स पूछेंगे तो मैं आपको ज़्यादा टाइम देके क्लियर करवा पाऊँगा, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप बहुत पुरानी क्लास को लेके आएँ। देखिए, मुझे डाउट क्लियर करवाने में कोई इश्यू नहीं होगा, बस दिक्कत ये होगी कि हो सकता है जो आपका डाउट हो वो किसी दूसरे बच्चे का डाउट ना हो, ठीक है? ऐसा करके। तो आपका डाउट मैं क्लियर कर दूँगा, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट को ऐसा लगे कि सर मेरा टाइम तो यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिएगा कि क्लास के साथ में आप डाउट पूछते रहें। आप पर्सनल सर के पास मैसेज भी कर सकते हैं, ऑफिशियल ग्रुप जो है उसमें आप ऐड होंगे और अगर कोई डाउट आता है तो आप वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुँच जाएगी, ऐसा। और मैं आपका डाउट उसका सॉल्यूशन जो है, वो भी आपके पास पहुँच जाएगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके। तो हम इसको कल से बहुत अच्छे से एक-एक टॉपिक को उठाएँगे और टॉपिक को उठाने के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इतिहास को एक जीवंत विषय के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ, ठीक है? और जितना पढ़ाने में मुझे मज़ा आएगा, उससे ज़्यादा मज़ा आपको पढ़ने में आए। है ना? ऐसा करके, ये मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है दोस्तों? तो आज का जो हमारा सेशन है, वो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल जो है, वो टाइम जो है, वो सर के द्वारा आपको बता दिया जाएगा और हम टॉपिक जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, कल से आपकी क्लास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है? तो मैं बिल्कुल ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने अपनी जो है वो कुर्सी की पेटी बांध ली है और हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आगे आने वाला जो टारगेट है हमारे सामने, जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है, आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लगातार पढ़ेंगे यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ऐसा और हम आगे बढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा और आप भी ये कोशिश कीजिएगा कि टॉपिक पढ़ने के बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है? मैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा ही करवाऊँगा, लेकिन आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो आप टॉपिक पढ़ लें, उस टॉपिक को आप कहीं से भी क्वेश्चन मिले आपको, आप एमसीक्यू क्वेश्चन उसके सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों? ऐसा करके। क्योंकि प्रीलिम्स जो है निकालने का सबसे बड़ा रामबाण जो है और वो है अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करना। आप जितने एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका जो है यानी आपकी जो याद करने का तरीका है, आप उतनी ही चीज़ें क्या होंगे, टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल से जो है हम प्रॉपर तरीके से टॉपिक उठाएँगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक? बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।